हेलो गाइस। मेरे पास बहुत बार ये क्वेरी आई है कि जीएसटी के बारे में कुछ बताइए। आखिर जीएसटी की ज़रूरत क्या पड़ी इंडिया में? इंडिया जैसी कंट्री में जीएसटी क्यों लाया गया? क्या इससे कोई मुझे किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट है? तो आइए डिस्कस करते हैं जीएसटी के बारे में थोड़ा डिटेल में और समझते हैं कि जीएसटी की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। देखो, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब होता क्या था कि हम एक सामान किसी एक पर्सन से दूसरे सामान पर्सन के बीच में ट्रेवल करवाते थे, तब हमको गुड्स टैक्स देना पड़ता था। तो जब गुड्स टैक्स देना पड़ता था तो गुड्स टैक्स से गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती थी वो बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, एक ठीक ठाक अमाउंट में होती थी, एक लिमिटेड अमाउंट में होती थी। और हमारी कंट्री की जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो दिन ब दिन गिरता जा रहा था। मैं बात कर रहा हूँ 91 की। उस समय एक पर्सन ने, डॉक्टर राजा जे चलिया ने, ये रिकमेंड किया था कि क्यों ना हम लोग सर्विस टैक्स भी स्टार्ट किया जाए, जबकि बहुत सारी दूसरी कंट्रीज ऐसी हैं जो सर्विस के ऊपर भी टैक्स लगाती हैं। तो हमारी कंट्री ने फिर सर्विस टैक्स स्टार्ट कर दिया। फिर सर्विस टैक्स स्टार्ट होने के बाद हमारे पास अलग अलग टैक्स होते थे, जैसे कि गुड्स टैक्स और सर्विस टैक्स। इतना ही नहीं, हमारे पास बहुत सारे दूसरे टैक्सेस भी होते थे। जैसे कि आप बात को समझिएगा कि अगर आप गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता था। फिर आप उस गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके जा रहे हो तो फिर आपको सेंट्रल सेल्स टैक्स पे करना पड़ता था। फिर अगर आप एक एरिया से दूसरे एरिया लेके जा रहे हो तो फिर आपको ऑक्ट्राई पे करना पड़ता था। फिर जब आप उसको स्टेट में, विद इन द स्टेट गुड्स को बेचते थे तो आपको वैट टैक्स पे करना पड़ता था। इतना ही नहीं, जो गुड्स आपका एक जगह से दूसरी जगह रोटेट कर रहा था, वहाँ पे आपने ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ली थी, वो आपको सर्विस टैक्स चार्ज करना पड़ता था। तमाम तरीके के टैक्सेस होते थे जो पर्सन को बार बार बियर करने पड़ते थे, बार बार पे करने पड़ते थे। तो कहीं ना कहीं कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा हो चुके थे। तो इन सभी कंप्लाइंसेस को कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप सोचो ना कि एक बिजनेसमैन बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे या कंप्लाइंसेस पे ज़्यादा ध्यान दे। पता ये चलता था कि आज हमारी कंट्री में सैकड़ों लॉ बन के बैठे थे और रोज़ उसको एक ना एक का आईटीआर फाइल करना है, कभी कोई रिटर्न फाइल करना है, कभी कोई रेगुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं लॉ की, वो हमें फुलफिल करनी थी पड़ती, तो उसमें पूरा टाइम बीत जाता था। तो एक बिजनेसमैन बिजनेस कब करेगा? जब वो कंप्लाइंसेस पूरे करेगा। और जब बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को अप्लाई कर चुकी थी, उनको इसका फ़ायदा नज़र आने लगा था, तब जाकर के इंडिया की गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि हम लोगों को भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा करने से हमारे बहुत सारे टैक्सेस कम हो गए। क्या क्या कम हो गए उसको समझते हैं। देखिए, जब सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल लेवल एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती थी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती थी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम चार्ज करती थी, सर्विस टैक्स चार्ज करती थी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी चार्ज करती थी। तमाम तरीके के टैक्सेस थे जो बंद हो गए और इन सबको मर्ज करके एक नाम दे दिया गया, वो हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरी तरफ अगर हम सेकंड स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट को भी वैट पे करना पड़ता था, सेल्स टैक्स पे करना पड़ता था, लग्जरी टैक्स आप पे करते थे, ऑक्ट्राई टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, न जाने कितने तरीके के टैक्सेस थे जो आपको पे करने पड़ते थे। इन सभी टैक्सेस को एबॉलिश्ड कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पे स्टार्ट किया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका फॉर्मेट बिल्कुल सिमिलर। यानी कि अब सोचो ना कि गुड्स अगर मैन्युफैक्चरर से जाता है, गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, तब उसको जीएसटी पे करना है। अब अगर विद इन द स्टेट ट्रेवल करता है तो भी जीएसटी पे करना है, एक ही स्टेट के दूसरे स्टेट में भेजना है तब भी जीएसटी पे करना है, कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे रहा है तब भी जीएसटी पे करना है। यानी कि सारे तरह तरह के जो टैक्सेस थे उनको सबको बंद करके एकमात्र टैक्स क्रिएट कर दिया गया, जिसका नाम दे दिया गया जीएसटी। अब समझते हैं कि आखिर जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे होती है। जब हम बात करते हैं जीएसटी की, तो जीएसटी आपके ऊपर तभी एप्लीकेबल होता है जब आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होते हो। अब आप सोचो कि अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं हो, यानी कि कोई भी पर्सन अगर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तब क्या होगा कि अगर हमने आलू की प्रोडक्शन किया और आलू अगर मैं 1000 रुपये केजी बेचूंगा तो कोई मुझे रोकने वाला नहीं, कोई मुझे टोकने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होगा, क्योंकि हम तो आपको पहचानते नहीं है कि आप आलू को डील करते हो। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था कि भैया आप लोग रजिस्ट्रेशन कराओ अपना। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे तब हम आपको कंट्रोल, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक घर में जाकर के पूछें कि आप कहाँ से कमाते हो, कैसे कमाते हो। तो सरकार ने एक चैनल ओपन किया जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन की डिमांड की। अब अगर कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन कराएगा तब क्या होगा, जीएसटी का रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होगी, कैलकुलेशन, उसको समझते हैं।
हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मान लो कि अगर सारे लोग अनरजिस्टर्ड हों, तो मैंने आपको बताया ना कि कोई भी किसी भी प्रॉफिट पे बेच सकता है, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट पे बेचेगा, महंगे महंगे सामान बेचेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर ही नहीं होगा। तो रिजल्ट ये होगा कि चीज़ें बहुत महंगी बिकेंगी, सही तरीके से हम उसको परचेज नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से उसको हम लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। अच्छा, अगर सब लोग रजिस्टर्ड होंगे तो क्या होगा, एक एक करके समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं ए का। अब एक पर्सन है ए जो मैन्युफैक्चरर है, उसने गुड्स को प्रोड्यूस किया 90 रुपीज़ में, उसने अपना 10 रुपीज़ का प्रॉफिट जोड़ा, तो उसका जो प्राइस हो गया प्रोडक्ट का हो गया 100 रुपीज़। अगर जीएसटी का रेट है 10%, तो 100 रुपये पे 10% वो टैक्स पे करेगा, और जो टोटल पेमेंट वो रिकवर करेगा नेक्स्ट पर्सन यानी कि बी से, वो रिकवर करेगा 110 रुपये। बात को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी जो मैंने 10% लिया है, सिर्फ इसलिए लिया है जिससे आपके कैलकुलेशन के लिए बहुत आसान हो। हालांकि जीएसटी का जो रेट है वो है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, 40%। ये जो रेट डिसाइड किए गए हैं, ये इस तरीके से डिसाइड किए गए जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि वो सारी चीज़ें जो बहुत नेसेसिटीज़ हैं, जो रेगुलर लोगों की ज़रूरत होती है, उसके लिए रेट रखा गया है 0%। थोड़ी सी ज़्यादा सुपीरियर चीज़ें उसको 5%, थोड़ी और ज़्यादा के लिए 12%, और थोड़ी और ज़्यादा के लिए 18%, ऐसे करते करते 40% तक का रेट डिसाइड किया गया। ये जो भी टैक्स आपसे चार्ज किया जाता है, इस टैक्स को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाता है, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। आधा सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है और आधा स्टेट गवर्नमेंट रखती है। यहाँ सिर्फ हम कैलकुलेशन के लिए, सिर्फ समझने के लिए 10% मानते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी पर्सन ने अपना प्रोडक्ट बनाया है 100 रुपये में, तो उसने 10% का जीएसटी चार्ज किया और फाइनली अपने कस्टमर से 110 रुपये चार्ज किए। जो 110 रुपये उसने चार्ज किए हैं, उसमें से 100 रुपये तो अपने प्रोडक्ट के चार्ज किए हैं, बाकी के जो 10 रुपये हैं वो सरकार के लिए जीएसटी के नाम पे चार्ज किए हैं, इसलिए वो 10 रुपये का टैक्स जीएसटी के नाम पे गवर्नमेंट को दे देगा। अब अगर रजिस्टर्ड पर्सन था बी, यानी कि बी जिसने ए से गुड्स खरीदे थे, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन था जिसने 110 रुपये दिए थे, गवर्नमेंट कहती है कि अगर अगला पर्सन जो खरीद रहा है वो रजिस्टर्ड होगा, तो जो 10 रुपये ए ने पे किए हैं उसका हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देंगे, यानी कि वो पैसे हम आपको वापस कर देंगे। तो अगर 10 रुपये आपको वापस हो जाएंगे, तो 110 रुपये की जो आपने पेमेंट की है, जिसमें से 10 रुपये अगर आपके वापस हो जाएंगे, तब आपकी कॉस्ट तो 100 ही रुपये मानी जाएगी, तब आपकी कॉस्ट हो जाएगी 100 रुपये। अब 100 रुपये की कॉस्ट में आपने 20 रुपीज़ का अपना प्रॉफिट ऐड किया और प्रोडक्ट का दाम हो गया 120 रुपये। अब जब 120 रुपये प्राइस हो गया, तो आपने टैक्स चार्ज किया, टैक्स का दाम था 10%, तो 120 का 10% आपने चार्ज किया तो 12 रुपीज़ आया। फाइनली आपने अपने कस्टमर से 132 रुपीज़ लिए। आपके कस्टमर ने पे किया 132 रुपीज़, जिससे आपने 12 रुपीज़ का जीएसटी के नाम से टैक्स चार्ज किया था। अब बी से कहा गया कि भैया आपने जो टैक्स पे किया है वो है 10 रुपीज़, आपने जो टैक्स रिकवर किया है वो है 12 रुपीज़। तो 12 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ तो आप ऑलरेडी ए को दे के आए हो, बचे हुए 2 रुपये आप हमको दे दो, यानी कि जो 10 रुपीज़ आप दे करके आए हो पिछले वाले पर्सन को, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो। तो जब आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लोगे, तो बचे हुए 2 रुपये आप सरकार को पे करोगे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, भैया जितना आप कमा रहे हो, यहाँ पे आप 20 रुपीज़ कमा रहे हो और कितना रेट है 10%, तो जितना आप कमा रहे हो उसका रेट अप्लाई कर दो, यानी कि 20 रुपीज़ का 10% 2 रुपीज़ हो गया। यही अगर हम 30 रुपीज़ प्रॉफिट कमा रहे होते, तो 30 रुपीज़ का 10% यानी कि 3 रुपीज़ हो जाता। अगर हम 50 रुपीज़ कमा रहे होते, तो 50 रुपीज़ का 10% 5 रुपीज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया मैं जितना कमाऊंगा उतना टैक्स पे करूंगा, मैं कुछ नहीं कमाऊंगा तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आपकी कमाई के ऊपर टैक्स हो गया। तो जब हम कहते हैं ना कि मेरा से टैक्स लिया जा रहा है, बेसिकली जो रिटेलर है, जो होलसेलर है, अपनी कमाई के पोर्शन का टैक्स वो पे कर रहा है। इसी तरीके से हम लोग सी के पास जाते हैं। सी जिसने बी से गुड्स परचेज किए थे, क्योंकि उसने पे किया था 132 रुपीज़, जिसमें से सरकार ने कहा कि भैया अगर सी तुम भी रजिस्टर्ड होगे, तो जो 12 रुपीज़ का आप टैक्स पे करके आए हो, वो टैक्स हम आपको वापस कर देंगे। भाई आप यहाँ पे देखो, जो इन्होंने 12 रुपीज़ का टैक्स पे किया है वो हम आपको वापस कर देंगे। एक सेकेंड, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो 12 रुपीज़ का टैक्स इन्होंने पे किया है, ये टैक्स वापस हो जाएगा।
तो जब 132 में से जब 12 रुपीज़ वापस हो जाएगा तो इसकी प्राइस हो जाएगी 120 रुपीज़, क्योंकि इसको पता है कि 12 रुपीज़ मुझे वापस मिल जाएंगे। इसने 20 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड किया, इसकी प्राइस हो गई 140। अब इसको 140 का 10% यानी कि 14 रुपीज़ का टैक्स देना पड़ेगा, तो प्राइस हो गई 154 रुपीज़ और डी को 154 रुपीज़ पे करने पड़े। यहाँ पे भी देखो वही हुआ कि जितना आप प्रॉफिट कमाओगे उसका ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो 20 रुपीज़ का 10% 2 रुपीज़। दूसरी तरफ इन्होंने जो डी से टैक्स रिकवर किया वो है 14 रुपीज़, और इन्होंने जो आगे वाले पर्सन को टैक्स दिया था वो था 12 रुपए, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट था वो इन्होंने पे कर दिया। भाई 12 तो मैं ऑलरेडी बी को पे करके आया हूँ, डी से मैंने 14 रुपीज़ रिकवर किए, तो अल्टीमेटली मैंने 2 रुपए तो ज़्यादा रिकवर किए, ये जो ज़्यादा रिकवर किए वो मैंने सरकार को पे कर दिया। दूसरी तरफ अगर यही डी भी रजिस्टर्ड है तब डी के साथ भी सेम सिचुएशन, ऑल्दो वो 154 रुपीज़ का पे करके आया है, लेकिन उसमें से 14 रुपीज़ तो टैक्स का अमाउंट है ना, तो इसीलिए 154 से जब आप 14 रुपीज़ माइनस करोगे तो प्राइस हो जाएगी 140। अब 140 में 20 रुपीज़ का टैक्स, 20 रुपीज़ का इन्होंने प्रॉफिट ऐड किया, प्राइस हो गई 160, इसमें से 10% चार्ज किया तो हो गया 16 रुपीज़। फाइनली जो गुड्स आपको मिलता है वो 176 रुपीज़ का मिलता है। ये वो सिचुएशन है जब ए बी सी डी यानी कि सारे लोग रजिस्टर्ड हैं। आप यहाँ पे कह सकते हो कि एक मैन्युफैक्चरर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक होलसेलर है और एक रिटेलर है। अब क्योंकि मैं रिटेलर क्या करता है, कस्टमर कंज्यूमर को गुड्स देता है, तो उसके लिए वो गुड्स की प्राइस हो जाती है 176 रुपीज़ और वो 176 रुपीज़ बियर करता है। क्योंकि वो आगे बेचता नहीं है तो उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। भाई एक कंज्यूमर कहाँ कोई रजिस्टर्ड होता है, वो आगे बेचता तो है नहीं, वो उसको यूज़ करता है, तो उसके लिए उसको पे करना पड़ता है 176 रुपीज़ का प्राइस और अल्टीमेटली वो उस पूरी प्राइस को बियर करता है। प्लस डी की अगर मैं बात करूं तो डी ने क्योंकि 16 रुपीज़ का टैक्स रिकवर किया है और 14 रुपीज़ का टैक्स वो ऑलरेडी दे के आया है, तो बचा 2 रुपीज़ का टैक्स, ये 2 रुपीज़ का टैक्स ये गवर्नमेंट को पे कर देगा। डिफरेंट तरीके से देखिए तो भैया जितना प्रॉफिट तुम कमाओगे उसी का ही रेट लगा दो तो भी 2 रुपीज़ आएगा और इतना अमाउंट आप पे कर दोगे। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब अगर हम देखते हैं कि अगर इनमें से कोई अनरजिस्टर्ड हो तो क्या होगा, उसको भी समझ। देखिए जब हम लोग ने पिछला पॉइंट डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको दिखाया था, आप चेक करो कि सारे लोग रजिस्टर्ड थे, ए बी सी डी रजिस्टर्ड था। अब मान लेते हैं कि सी अनरजिस्टर्ड हो गया, ए भी रजिस्टर्ड, बी भी रजिस्टर्ड, डी भी रजिस्टर्ड, बट सी अनरजिस्टर्ड, यानी कि बीच में से कोई पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड हो गया तो क्या सिचुएशन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। भाई ए और बी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ए की प्राइस भी 110 थी, बी की प्राइस भी 132 थी, वहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्योंकि सी अनरजिस्टर्ड है, उसको जो टैक्स इसने पे किया है 12 रुपए का, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको नहीं मिलेगा, तो भैया इसकी प्राइस हो गई 132 रुपीज़। अब क्योंकि इसकी 132 रुपीज़ प्राइस हो गई, इसने 20 रुपीज़ ऐड किया, इसकी प्राइस हो गई 152 रुपीज़, और इस 152 रुपीज़ में अब इसको कोई टैक्स नहीं देना है, इसने कस्टमर को पे किए 152 रुपीज़। इन्होंने कस्टमर को बोला गुड्स बेचे 152 रुपीज़ में, इनका कस्टमर था डी यानी कि रिटेलर, इसको गुड्स मिले 152 रुपीज़ में, बट ये तो रजिस्टर्ड था। अब चाहे ये रजिस्टर्ड है, इसने कोई टैक्स आगे पे नहीं किया है, तो इसको भी उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो पीछे सी को कुछ टैक्स पे करके आया ही नहीं है, तो इसके लिए प्राइस हो गई 152 रुपीज़। अब अगर इसके लिए प्राइस हो गई 152 रुपीज़, इसने 20 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड किया, ये हो गया 172 रुपीज़ का, और 17 रुपीज़, 172 का जब 10% निकालोगे तो 17.2 होगा, मैंने राउंड ऑफ लिखा है 17 रुपीज़ का जीएसटी पे करोगे तो फाइनली हमारे प्रोडक्ट की प्राइस हो जाएगी 189 रुपीज़, और फाइनली अब जो प्रोडक्ट आपको 176 का मिलता था वही प्रोडक्ट आपको 189 का मिलने लगेगा। यानी कि अगर सारे लोग रजिस्टर्ड होंगे तो आपको पे करने पड़ेंगे उसी प्रोडक्ट के 176, लेकिन अगर बीच में कोई भी एक पर्सन अनरजिस्टर्ड होगा तो आपकी प्राइस बढ़ करके हो जाएगी 189। ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस में आप देखो कि यहाँ पे जब ये 10 रुपीज़ का प्रॉफिट, भाई ये तो पूरा जितना मैन्युफैक्चरर है तो जितना भी इसकी प्राइस था उतना 10 रुपीज़ पे किया, इसने अपने प्रॉफिट का अमाउंट पे किया, इसने अपने प्रॉफिट का अमाउंट पे नहीं करेगा क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन इसको पूरा टैक्स पे करना पड़ा जितना भी इसने रिकवर किया, जो भी इसकी प्राइस थी। यानी कि अगर इसने अनरजिस्टर्ड से गुड्स खरीदे हैं तो इसको पिछले तक के जितने लोगों का अमाउंट था वो पूरा इंक्लूडिंग अपना, यानी कि दोबारा से इनको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इनके ऊपर टैक्स का बर्डन ओवर बर्डन हो गया। तो ये प्रोहिबिट किया जाता है, ये बोला जाता है कि भैया अगर इस चेन में कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है तब तो भैया आपको वो प्रोडक्ट महंगा मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो इस पे कास्केडिंग इफेक्ट आएगा। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, यानी कि
जब ये 152 रुपीज़ का प्रोडक्ट लेकर के आ रहा है तो इस 152 के प्राइस में ये भी 2 रुपीज़ और ये भी 10 रुपीज़ का टैक्स जुड़ा हुआ है, बट फिर भी इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि बीच का 1% अनरजिस्टर्ड था। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसीलिए इस गवर्नमेंट कहती है कि भैया सबको रजिस्टर्ड होने से ही एक कस्टमर को फायदा पहुंचेगा। आपको भी ये बात समझ में आ रही होगी। आपने देखा प्राइस भी कम हो गई। दूसरे केस में अगर हम बात कर लें कि मान लेते हैं कि अगर ये 2 लोग अनरजिस्टर्ड हो जाए, तो मैंने कहा ना कि जहां पे एक बार रजिस्टर्ड है तो सारे रजिस्टर्ड हो तो सही रहेगा, एक बार अगर कोई अनरजिस्टर्ड है तो सारे लोग अनरजिस्टर्ड हो तो सही रहेगा। लेकिन अनरजिस्टर्ड में फिर से वही प्रॉब्लम है कि भैया अगर अनरजिस्टर्ड वाला पर्सन मुंह मांगा पैसा मांगे, कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस मांगे, तब मजबूरी सरकार उस पर इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट आपसे सजेस्ट कहती है कि सामने हर पर्सन रजिस्टर्ड होगा तो उससे हमको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि 20 लाख या 40 लाख, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। किसी स्टेट में 20 लाख की लिमिट है, किसी स्टेट में 40 लाख की लिमिट है, कि अगर इस लिमिट को आप क्रॉस नहीं करते हो तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ना कराओ। ये मजबूरी है सरकार की, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो छोटे दुकानदार हैं, जो 40 लाख का साल में टर्नओवर नहीं करते, 20 लाख का टर्नओवर नहीं करते, तो उनके लिए हार्डशिप हो जाएगी अगर उनके ऊपर ये सारे कंप्लाइंसेस डाल देंगे तो। लेकिन फिर भी अगर सब रजिस्टर्ड होंगे, क्योंकि वॉलंटरी भी एक ऑप्शन है, आप चाहो तो जानबूझकर मतलब अपनी तरफ से भी ले सकते हो, कोई नॉर्म फुलफिल करने की आपको दिक्कत नहीं आएगी। यही चीज अगर 2 लोग मतलब एक बार अगर कोई अनरजिस्टर्ड हो गया, पीछे तक अनरजिस्टर्ड हो गया, तब फिर कोई टैक्स पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। जैसे आपने देखा था कि यहाँ पे डी के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन आ रहा था, वो इस सिचुएशन में नहीं आएगा। भाई ए और बी ने जो अपने रजिस्टर्ड थे उन्होंने अपने हिस्से का टैक्स पे किया, अब सी से कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, तब फिर आगे तक कोई प्रॉब्लम इसकी नहीं जाएगी। होपफुली आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है। यही अगर चौथे केस की बात करें तो चौथे केस में देखो तो ए पर्सन रजिस्टर्ड है, बी अनरजिस्टर्ड है, सी अनरजिस्टर्ड है और डी भी रजिस्टर्ड है। देखो ये चीज़ें फिर ये प्रॉब्लम हो गई कि अगर रजिस्टर्ड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड है, आप पीछे तक अनरजिस्टर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बीच में कोई अनरजिस्टर्ड हो गया और इसके बाद कोई रजिस्टर्ड हो गया तो उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बात हो जाती है कि भैया अब उसको पीछे वाले लोगों का भी टैक्स पे करना पड़ेगा। पर यहाँ पे देखो तो उसके लिए प्राइस जो हो रही है वो हो जा रही है 187 रुपीज़। क्यों? क्योंकि बीच के 2 लोग अनरजिस्टर्ड है। ऐसा करने पर इनको इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो जितना ये पे करके आए हैं उनके लिए वही कॉस्ट हो जाएगी। तो अब ये डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि भैया अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स खरीदेगा तो उसकी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। यही अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदेगा तो आपने यहाँ पे चेक किया कि अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन खरीदता है तो सिर्फ 2 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा, और यही अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदता है तो 17 रुपीज़ का टैक्स पेयर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हर कोई चाहता है कि हम रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदें, जिससे कस्टमर के लिए भी बेनिफिट हो, कस्टमर को भी कम अमाउंट बेयर करना पड़े, प्लस उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी भी कम हो। होपफुली आपको जीएसटी की बातें समझ में आ रही होंगी। आपके मन में एक लास्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये तो पूरा वैट है। बिल्कुल सही है, ये वैट ही तो है, वैल्यू एडेड टैक्स ही तो है, बस नाम बदल दिया गया है। इसका नाम रखा गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसलिए रखा गया है क्योंकि जो बहुत सारे टैक्सेस थे उन सबको एबॉलिश्ड, बंद करके इसको रिप्लेस किया गया है। मैंने कहा ना, आप एक्साइज ड्यूटी भी पे करते थे, आप सर्विस टैक्स भी पे करते थे, आप ऑक्ट्राई भी पे करते थे, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी पे करते थे, वैट भी पे करते थे। इन सबको बंद करके एक नया नाम रखा गया। तो इन्होंने कोई नया लॉ नहीं बनाया है, सारे लोगों को और ईजी बना दिया है। तो दैट इज कॉल्ड एज जीएसटी। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो बेझिझक आप कॉन्टैक्ट करिएगा। अभी के लिए थैंक यू।